पहुंचे हैं हम नए यूनिट पे जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत तरीके से हमें हेल्प करते हैं। कहीं पे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने के काम आते हैं, कभी दही, कभी केक, कभी कोई दूसरा बेकरी आइटम। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स, कुछ एंजाइम्स, बायोगैस, सीवेज ट्रीटमेंट और भी बहुत सारे तरीकों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो चलिए देखते हैं इस यूनिट के अंदर क्या है कि कैसे ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। इनकी शेप, इनका साइज, इनका हैबिटेट, सब कुछ इन्हें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग बनाता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन वेलफेयर में बहुत सारे तरीकों से हेल्प करते हैं। कभी हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसे कर्ड, चीज़, बेकरी बनाने में, और कभी बेवरेजेस बनाने में, कभी दवाइयाँ यानी कि एंटीबायोटिक्स, कभी कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स, कभी सीवेज को ट्रीट करने के लिए, कभी बायो गैस को बनाने के लिए, कभी बायो फर्टिलाइजर्स, कभी इनफैक्ट पेस्ट को और डिजीजेस को भी कंट्रोल करने में माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। तो हम इस यूनिट में एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि हाउस होल्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, कौन सा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले बात करते हैं कर्ड की। तो जब कर्ड की बात हो और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो है जो लैक्टोज शुगर को, ये लैक्टोज शुगर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मिल्क में। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो है जो दूध में प्रेजेंट हुए लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। शुगर को कन्वर्ट कर रहा है एसिड में कौन सा वाला बैक्टीरिया स्टूडेंट्स? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये एक फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है। इनफैक्ट इंसान की बॉडी को बहुत सारे तरीके से हेल्प करता है। जैसे आपने कभी भी कर्ड के पैकेट के पीछे लिखा हुआ देखा होगा कि वहाँ पर लिखा होगा कि ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ये ये वेरियस डिजीजेस के साथ लड़ता है, ये हमारी बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। वैसे ही कर्ड जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करता है। देखो, खाने की ब्रेकडाउन को बहुत तेज़ी से करता है कर्ड। किसी भी न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन को फास्ट कर देता है, और इतना ही नहीं बल्कि ये डायरिया जैसी बीमारियों से भी बचाता है। और मैं जैसे ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कर्ड के पैकेट के पीछे भी लिखा हुआ होता है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये बोन्स के लिए बेनिफिशियल है। तो इस तरीके से कर्ड जो है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है। तो देखा, कर्ड मतलब एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो हमारी हर किसी फर्स्ट या सेकंड डिश में इस्तेमाल होता है, या हम उसे अपने खाने के साथ खाना प्रेफर करते हैं। तो इस कर्ड में कौन सा वाला बैक्टीरिया, इस कर्ड को बनाने में कौन सा वाला बैक्टीरिया काम कर रहा है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बेसिकली मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लैक्टोज शुगर जो कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है उसे एसिड में चेंज करता है। इनफैक्ट ये मिल्क के प्रोटीन्स को, मिल्क के अंदर का प्रोटीन कहलाता है कैसिन, उस कैसिन को ये सॉलिड मासेस में चेंज कर देता है। देखो, मिल्क में एक कंसिस्टेंसी सी होती है, लेकिन जब आप कर्ड की बात करो तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे टुकड़े से, पीसेस से देखने को मिलेंगे, जिसे कहा जाता है सॉलिड मासेस। तो वो कंसिस्टेंट मिल्क दैट इज कैसिन से सॉलिड मास बनाने में भी किसने हेल्प किया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने। दूसरा फायदा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेकिंग में भी काम में आते हैं, और जब भी बेकिंग की बात आती है तो यीस्ट की बात हमेशा की जाती है।
यीस्ट जिसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ रेजिंग एजेंट। आप किसी भी आटे में, किसी भी डो में आप जब यीस्ट के पाउडर को डालते हो स्टूडेंट्स, तो वो पाउडर एकदम आपको कैसा देखने को मिलता है, वो एकदम रेज्ड फॉर्म का बन जाता है। वो एकदम उसका जो लेवल होता है ना, वो अपने नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है वो। ठीक है, अब यीस्ट का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन सबसे कॉमनली इस्तेमाल जो यीस्ट है उसका नाम है स्कैरोमाइसिस सेरिवेसे। तो ये नाम तो थोड़े टफ रहेंगे, क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी का सेगमेंट है, तो नाम तो साइंस के साथ अगर टफ नाम ना हो तो वो साइंस, आपको पता है साइंस में तो ये नाम होंगे ही होंगे। अगेन ये यीस्ट भी जो होता है ना, ये आपके डो के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड, सोचिए ऑलरेडी ये डो है, इस डो के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डो के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, गैस भी आ गई है, तो अब ये डो का नॉर्मल लेवल से वो इंक्रीज कर जाएगा। जब आप इसी डो को फर्दर पकाएंगे ना, जैसे इसके बाद आप कुछ भी बनाएंगे, तो वो जो यीस्ट जिसका हमने इस्तेमाल किया है इस डो को राइज कराने के लिए, वो यीस्ट की डेथ हो जाती है वहाँ पर और वो हमारे खाने में नहीं आता। बस उस यीस्ट का काम इतना सा है कि हमारे डो को राइज करे। और जैसे कि आप देखोगे कि केक की ब्रेड जो होती है, या आपके पास जो सिंपल ब्रेड आता है, बन आता है, सब का डो कैसे एकदम राइज सा होता है, कितना स्पॉन्जी सा होता है वो। इसके अलावा अगर आप इडली और डोसा की बात भी करें तो इडली और डोसा भी बनता है फर्मेंटेशन से। अब बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर भी वही लैक्टिक एसिड वाला बैक्टीरिया फर्मेंट करता है इडली डोसा वाली बैटर को। बेसिकली एक दाल होती है जिसे कहा जाता है उड़द दाल, उसको डायरेक्टली अगर पानी में डाला जाए ना, एक तो आता है ना डोसा बैटर जो मार्केट में मिलता है, इसके अलावा डोसा बैटर हम घर पे भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हम उड़द दाल को हम थोड़ी देर के लिए भिगोने के लिए रखें तो हम देखेंगे वो ऑटोमेटिकली राइज कर जाती है, ऑटोमेटिकली वो फूल जाती है। किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो उसे फर्मेंट करते हैं। अगेन डोसा या जो इडली होती है ये अगेन थोड़ी स्पॉन्जी सी होती है, बिल्कुल ब्रेड की तरह। चीज़ की प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाते हैं माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स भी दो किस्म के होते हैं। एक माइक्रोब का नाम है मीजोफिलिक बैक्टीरिया, एक का नाम है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। मीजोफिलिक बैक्टीरिया के इस्तेमाल जनरली सॉफ्ट चीज़ को बनाने में किया जाता है, जो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होता है। और थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो होता है वो हार्ड चीज़ को बनाता है, जिस चीज़ का इस्तेमाल जनरली आप देखते हो कि पिज़्ज़ा वगैरह पे इस्तेमाल होता है, वो हार्ड चीज़ जो है वो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया बनाता है, जबकि सॉफ्ट चीज़ जो है वो मीजोफिलिक बैक्टीरिया बनाता है। इसके अलावा भी डिफरेंट किस्म के चीज़ होते हैं जो डिफरेंट बैक्टीरियाज बनाते हैं। अब चीज़ को बनाने के लिए बेसिकली आपने सिंपल सी चीज़ देखी होगी कि मिल्क में लेमन का या विनेगर के ड्रॉप डाले जाते हैं, जिसकी वजह से वो दूध फट जाता है, पानी वाला पार्ट उसका अलग हो जाता है और उसका कर्ड वाला पार्ट एक तरफ के लिए आ जाता है। फिर पानी वाले पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है सॉलिड वाले पार्ट से, और उस सॉलिड कर्ड लाइक स्ट्रक्चर का बाद में बनाया जाता है चीज़। और कैसी? कभी मीजोफिलिक बैक्टीरिया के इस्तेमाल करके तो कभी थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के इस्तेमाल करके। मीजोफिलिक बनाएंगे सॉफ्ट चीज़, जबकि थर्मोफिलिक बनाएंगे हार्ड चीज़। अब ये तो थे कि भाई हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे माइक्रोब्स काम में आते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। काफ़ी सारी दवाइयाँ, इनफैक्ट एंटीबायोटिक्स का नाम जब भी आता है तो माइक्रोब्स का नाम ज़रूर दिमाग में आता है। एंटीबायोटिक जो होते हैं बेसिकली आपको पता होगा कि ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही ख़त्म करने में मदद करती हैं। तो एंटीबायोटिक, सबसे पहली एंटीबायोटिक जो थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इन्होंने सबसे पहली एंटीबायोटिक जो थी वो पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई थी, जो
एक फंजाई से, बेसिकली एक मोल्ड से बनाई गई थी और जिस मोल्ड का नाम था पेंसिलियम नोटाटम। और ये जो पेंसिलिन की डिस्कवरी है ना स्टूडेंट्स, ये काफ़ी एक्सीडेंटली हो गई थी। मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करना कुछ और चाहते थे, लेकिन एक्सीडेंटली ये एंटीबायोटिक डिस्कवर हो गया। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स में भी अगेन देखो पेंसिलिन है क्या, पेंसिलिन बना किससे है, एक मोल्ड से। और मोल्ड है क्या, एक माइक्रोब ही तो है। और इस माइक्रोब का इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए हुआ। नेक्स्ट हम पढ़े तो हमारे पास आ जाती हैं ब्यूरेजेस। ब्यूरेजेस मतलब काफ़ी सारी ड्रिंक्स जो मार्केट में आती है, चाहे वो वाइन है, चाहे वो बियर है, चाहे वो अल्कोहलिक ड्रिंक है। जैसे आपके पास एक ड्रिंक आती है ना मार्केट में, अगर मैं सिंपल एप्पल जूस की बात करूँ, वो भी एक फर्मेंटेड ड्रिंक है। जो आपके पास एप्पी फिज आती है ना, तो जो बेसिकली ब्यूरेजेज जो होती है ना स्टूडेंट्स, ये ब्यूरेजेज जो होती हैं ये तैयार की जाती हैं यीस्ट से, और इस यीस्ट का नाम है स्कैरोमाइसिस सर्विसे। अच्छा, इस यीस्ट का नाम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पर, देखिए अभी मैंने आपको बेकिंग के लिए बताया कि बेकिंग के लिए भी स्कैरोमाइसिस सर्विसे वाले यीस्ट का इस्तेमाल हो रहा है। और अब ब्यूरेजेस बनाने के लिए भी, बी फॉर बेकिंग, बी फॉर ब्यूरेजेस, दोनों के लिए ही सेम ही यीस्ट का इस्तेमाल होता है। इसे कहा जाता है, इनफैक्ट इस यीस्ट को कहा जाता है ब्रीवर्स यीस्ट। अब ब्रीवर यीस्ट इसलिए क्योंकि ये ब्रीविंग प्रोसेस में काम करता है। और ब्रीविंग प्रोसेस होता क्या है, ब्रीविंग प्रोसेस का मतलब है अल्कोहलिक ड्रिंक्स का बनाना। अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती हैं उसे बनाया जाता है ब्रीवर्स यीस्ट की मदद से। ठीक है, ब्रीवर्स यीस्ट कौन सा वाला है, स्कैरोमाइसिस सर्विसे। ठीक है, फर्दर अल्कोहल, जिस प्रोसेस से अल्कोहल बनता है। अब अल्कोहल का केमिकल नेम क्या होता है, इथेनॉल। तो बेसिकली अल्कोहल बनाने के लिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस ही हो रहा है ना, तो सिंपली अल्कोहल बनाने के तरीके को कहा जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या इनफैक्ट इसे ही कहा जाता है इथेनॉल फर्मेंटेशन। अब आपको ये चीज़, आपने ये बात सुनी भी होगी कि मैक्सिमम जो ब्यूरेजेस होती है ना, या तो वो फ्रूट जूसेस से बनती है या तो वो माल्टेड सीरियल्स से बनती है। माल्टेड सीरियल्स मतलब कि भिगोए हुए सीरियल्स। ठीक है, अब या तो ये फ्रूट जूसेस से बनती है या तो माल्टेड शुगर से। फ्रूट जूसेस के अंदर प्रेजेंट होता है एक शुगर जिसे कहा जाता है फ्रक्टोज। अब है तो ये शुगर ही है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म। तो ये जो शुगर है स्टूडेंट्स, या माल्टेड सीरियल्स, इनके अंदर भी तो शुगर ही प्रेजेंट होता है। इस फ्रुक्टोस या जब माल्टेड सीरियल्स के ऊपर डाला जाता है यीस्ट। अब यीस्ट हमेशा ग्रो कैसे करेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं उन बैक्टीरियाज को क्या कहा जाता है, एनारोबिक बैक्टीरियाज। तो यीस्ट जो होता है स्टूडेंट्स, वो एक एनारोबिक बैक्टीरिया है। वो अपना काम तो करेगा किसी भी, चाहे वो फ्रूट जूस है या चाहे वो माल्टेड सीरियल है या चाहे वो डो को ही राइस करने का काम क्यों नहीं है, वो हमेशा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही ये काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली फ्रूट जूसेस के साथ कंबाइन करवा दिया जाता है यीस्ट को और बदले में बनता है अल्कोहल। अल्कोहल के साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है और कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से इथेनॉल का मतलब अल्कोहल, और अल्कोहल तो एक बिवरेज ही है। इस तरीके से बिवरेज तैयार हो जाती है यीस्ट की मदद से। और यीस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये तो रह गया ना सिंपल सा प्रोसेस, लेकिन इंडस्ट्रीज में जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवानी होती है अल्कोहल की, तो तब वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है फर्मेंटर्स का। अब फर्मेंटर्स क्या होते हैं, फर्मेंटर्स बेसिकली बहुत बड़े बड़े से कंटेनर्स होते हैं जिसके बहुत बड़े बड़े से जो इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके अंदर माइक्रोब्स की प्रोडक्शन की मदद से अल्कोहल बनाई जाती है।
अब ये हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि घर के अंदर कैसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल हो रहा है, फिर मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रीज़ में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अब ये माइक्रोब्स का नाम भी याद रखना ज़रूरी है। एंटीबायोटिक्स से सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, किसने बनाई, ये बताना ज़रूरी है। अब चाहे यीस्ट है, चाहे आपके पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करते हैं, तो बताओ ये कौन से वाले बैक्टीरियाज हुए। अब हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो किसी एसिड को प्रोड्यूस करने में काम कराते हैं। देखते हैं कौन सा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कौन सा एसिड प्रोड्यूस करेगा, लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड किस में होता है, कर्ड में। एसिटोबैक्टर एसिटाई किस में प्रेजेंट होता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई प्रेजेंट होता है विनेगर में। लेकिन ये एसिटाई जो होता है वो एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने में काम आता है और एसिटिक एसिड से विनेगर बनता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिलियम स्टूडेंट्स, इसको ये जो बैक्टीरिया होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ब्यूटाइरिक एसिड को प्रोड्यूस करने में मदद कराता है जो कि प्रेजेंट होता है बटर में। एस्परगिलस नाइगर जो होता है वो सिट्रिक एसिड में प्रेजेंट, वो सिट्रिक एसिड को बनाने में इस्तेमाल में आता है। और ऑब्वियसली सिट्रिक एसिड है तो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, सिट्रस फ्रूट में, जैसे आपके पास नींबू, ऑरेंजेस, मौसम्बी की एग्जांपल्स आ जाती हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंजाइम्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो देखते हैं बेसिकली एंजाइम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। एंजाइम्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो किसी भी रिएक्शन को तेज करने में या स्लो करने में मदद कराते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन सा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा वाला एंजाइम बनाता है और वो एंजाइम किस काम में आता है। ठीक है, तो हम बस इसको ऊपर से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, और यही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यही इसके वन लाइनर्स है। हर एक लाइन में 2 से 3 MCQs आपको देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस। इसी स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम को कहा जाता है क्लॉट ब्लिस्टर। अब क्लॉट बस्टर कहा जाता है इसे। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है वो क्लॉट बर्स्ट करता है। अब ये क्लॉट बस्टर क्या होता है, क्लॉट बस्टर का मतलब ये कि वो हार्ट के पेशेंट्स जिनकी वेन्स के अंदर कुछ क्लॉट से बन गए होते हैं, उन क्लॉट्स को तोड़ के बराबर ब्लड फ्लो को नॉर्मल तरीके से फ्लो करवाने में मदद कराता है। इसीलिए कहा जाता है इस एंजाइम को, इसीलिए इसको कहा जाता है क्लॉट बस्टर। स्ट्रेप्टोकाइनेस ने क्या प्रोड्यूस किया, स्ट्रेप्टोकाइनेस, और ये ब्लड वेसल्स में से क्लॉट्स को रिमूव करता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में बात करूं तो ये भी एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिस एंजाइम का नाम है स्टूडेंट्स लाइपेस। ये लाइपेस जो होता है स्टूडेंट्स, ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन में मदद करता है। लिपिड्स और प्रोटीन जो है ना, कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड्स की फॉर्म, तो इसको तोड़ने में ये मदद करता है। साथ ही साथ ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है, अगर किसी कपड़ों के ऊपर कोई ऑयली स्टेन्स वगैरह लग गए हैं तो उनके अंदर भी आपको ये वाला वो जो डिटर्जेंट जिससे आप इसको क्लीन करोगे उसमें भी लाइपेज प्रेजेंट हो सकता है। बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड ये सारे के सारे प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीएस। अब प्रोटीएस मतलब कहीं ना कहीं तो ये प्रोटीन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोटीएस नाम का एंजाइम होता है ये प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड्स बनाने में मदद करता है। बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में बात करूं तो ये पैक्टिनेस नाम का एंजाइम रिलीज करता है। ये पैक्टिनेस नाम का एंजाइम जो होता है ये पैक्टिन को तोड़ने में मदद करता है। अब ये पैक्टिन क्या होती है, आपने पढ़ा होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। तो यहाँ पर हम बात जिसके बारे में करने वाले हैं वो है स्टूडेंट्स प्लांट सेल। तो प्लांट सेल जो होता है स्टूडेंट्स, प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट वाली वॉल होती है, जो बाहर से वॉल प्रेजेंट होती है, इस वॉल को कहा जाता है सेल वॉल। अब सेल वॉल जो होती है ये पैक्टिन से बनी हुई होती है, पैक्टिन से।
अब इस पैक्टिन की वॉल को, इस सेल वॉल को तोड़ने में मदद में कौन आता है स्टूडेंट्स? पैक्टिनेस। और ये पैक्टिनेस कहाँ से बनता है? बैक्टीरिया और फंजाई से। देखिए, स्ट्रेप्टोकाइनेस जो कि स्ट्रेप्टोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना, उसने क्लॉट को बर्स्ट करवाया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया लाइपेज को, जिसने लिपिड्स और फैट्स की ब्रेकडाउन में मदद कराया। बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड ने प्रोड्यूस किया प्रोटीएज, और ये प्रोटीएज जो होते हैं ये प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड बनाने में मदद करते हैं। जबकि कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई के बारे में बात करूं तो ये पैक्टिनेस बनाते हैं। पैक्टिनेस पैक्टिन को तोड़ने में मदद कराते हैं। और पैक्टिन होता क्या है? जो प्लांट की सेल वॉल को रिजिड बनाने में, मजबूत बनाने में मदद कराती है, वो होती है पैक्टिन। चलिए, अब आगे हम फर्दर कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में इस्तेमाल किया जाता है। क्या होते हैं ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स यानी कि साइक्लोस्पोरिन और स्टैनिन्स को प्रोड्यूस करने में मदद कराता है माइक्रोब्स। बायोएक्टिव्स का मतलब क्या है? बायोएक्टिव्स में जो साइक्लोस्पोरिन है स्टूडेंट्स, ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इम्यूनोसप्रेसिव नाम से ही लग रहा है कि ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, इम्यून सिस्टम को थोड़ी देर के लिए सुला देगा। अब इम्यून सिस्टम का काम क्या था? कि वो एंटीबॉडीज को रिलीज कर सके, है ना। जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस आएगा, उस फॉरेन सब्सटेंस के ऊपर डायरेक्टली हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज को रिलीज करने लगता है। लेकिन ज़रा ऐसा सोचिए कि एक इंसान जिसके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, जिसको नई किडनी लगी है स्टूडेंट्स, क्या अगर उसकी बॉडी में भी तेज़ी से एंटीबॉडीज़, मान लीजिए ये किसी इंसान की बॉडी में, मान लीजिए कोई इंसान है, इसकी बॉडी में एक नई किडनी डाली हुई है, ठीक है, ये किडनी इस इंसान की बॉडी में डालनी है। अब आपको पता है हमारी बॉडी में कोई अनवांटेड सेल भी आ जाता है तो बॉडी एकदम से क्या करने लगती है? एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करने लगती है ना, एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करने लगती है। तो ज़रा सोचिए, अगर ये किडनी जब इस इंसान को ट्रांसप्लांट होगी, क्या हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ नहीं करेंगी? बिल्कुल रिलीज़ करेंगी। और वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में इस किडनी को फिट नहीं बैठने देगी, मतलब इसको रिजेक्ट कर देगी, बॉडी में फिट होने नहीं देगी और इस किडनी को रिजेक्ट कर देगी। अब होगा कुछ ऐसा कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इस पेशेंट को दिया जाएगा और उसका जो एंटीबॉडी स्क्रीट करने वाला मैकेनिज्म है, मतलब उसका जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाएगा मतलब एंटीबॉडीज रिलीज नहीं करेगा और बॉडी धीरे धीरे से इस किडनी को, जब इसे यहाँ पर इस इंसान को दिया जाएगा तो इस किडनी को वो एक्सेप्ट कर देगा। अब क्यों करेगा एक्सेप्ट इसलिए करेगा क्योंकि स्लोली हमने एंटीबॉडीज को तो सुला के रखा हुआ है ना थोड़ी देर के लिए। अब काफ़ी देर से जब हम बार बार एक इंसान को इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स दिए जा रहे हैं तो बॉडी थोड़ी यूज टू हो जाएगी इस नए ऑर्गन के लिए और इसको अपना लेगी। अब जब बॉडी फुली तरीके से इस वाले नए ऑर्गन को अपना देगी तो उस टाइम पे हम ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देना जो कि एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, ये देना बंद कर देंगे क्योंकि अब बॉडी ने ऑलरेडी किडनी को अपना लिया है और अब वो किडनी आराम से उस इंसान की बॉडी में अपनी फंक्शनिंग कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास एक और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल आता है जिसका नाम है स्टैनिन। अब स्टैनिन क्या करता है स्टूडेंट्स? जो स्टैनिन होता है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने में मदद कराता है। तो डायरेक्टली अगर इसको अगर किसी पेशेंट को दे दिया जाए ना तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम से कम हो जाता है। जो ये स्टैनिन होता है ये एक यीस्ट से बनता है जिसका नाम है मोनेस्कस परप्रियस।
ठीक है, तो ये थोड़े नाम थोड़े कॉम्प्लेक्स है, आप इसको बार बार जब रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में ये नाम बसने लगेंगे। आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इनफैक्ट इन टर्म्स को अपनी अपनी नोटबुक्स पे ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आपको ये समझना, ये याद करना आसान हो सके। ओके, तो अब बारी आती है सीवेज ट्रीटमेंट की। सीवेज का मतलब हो गया वेस्ट वाटर। अब वो वेस्ट वाटर, वाटर वेस्ट कब है? जब उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स हैं या कोई एक्सक्रीटा है या अनवांटेड प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, ना वाटर बॉडीज के लिए ना उनके लिए जो उस वाटर को डायरेक्टली कंज्यूम करेगा। अब इस वेस्ट वाटर को, इस सीवेज को ट्रीट करने के लिए भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने सुना होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में, जिसका एक एरियल व्यू मैंने यहाँ पर दिया हुआ है इस डायग्राम के। यहाँ पर देखो, पानी को देखो, मेरे घर से भी पानी रिलीज हो रहा है, आपके घर से भी पानी रिलीज हो रहा है, गंदा पानी कितने, और मोहल्ले में कितने सारे घर होंगे, सबके घर से गंदा पानी बाहर रिलीज हो रहा होगा। कहीं ना कहीं सारे मोहल्लों का पानी जाके तो किसी एक ही वाटर बॉडी में आएगा ना स्टूडेंट्स, जाके तो किसी एक ही वाटर बॉडी को इन्फेक्ट करने वाला है। मतलब मेरे एरिया के नज़दीक जो वाटर बॉडी होगी, आपके एरिया के नज़दीक जो वाटर बॉडी होगी, और बाद में जाके तो आगे अल्टीमेटली इन सबको एक ही जगह पे मिलना है। इससे पहले कि हमारा सीवेज, गंदा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाए आगे किसी और जगह पे, उसको पहले ही उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर दिया जाए, इसके लिए इस्तेमाल होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में बेसिकली कि जो गंदा पानी रिलीज होना है ना, क्यों ना उसे पहले ही ट्रीट कर दिया जाए ताकि वो सारा गंदा पानी इकट्ठा होके बीमारियां ना फैला सके या कोई और हजार्डियस रिएक्शन ना कर सके हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 2 तरीके से पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है। एक ट्रीटमेंट को कहा जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जबकि एक ट्रीटमेंट को कहा जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट में बेसिकली होता क्या है, पानी को पहले फिल्टर किया जाता है। अब फिल्टर करने का तो तरीका आपको सिंपली पता होगा, मैं सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। जब आपको घर पे चाय पीनी होती है तो आप एक स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हो और उस स्ट्रेनर से कप में चाय डालते हो। अब जितना भी सॉलिड मैटर होता है वो सारा स्ट्रेनर पे रुक जाता है, जबकि लिक्विड वाला मैटर सारा का सारा नीचे कप तक पहुंच जाएगा, है ना। तो ये एक सिंपली फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में सॉलिड और लिक्विड चीज़ों को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने सॉलिड और लिक्विड चीज़ों को सेपरेट करना है। कौन सा वाला प्रोसेस अपना के स्टूडेंट्स? फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास आता है सेडिमेंटेशन, या तो फिल्ट्रेशन के अलावा हम सेडिमेंटेशन भी कर सकते हैं कि सिंपली पानी को ठहरने के लिए किसी जगह पे रख दो। ठीक है, यूजुअली कोई ना कोई केमिकल उसके अंदर ऐड ऑन किया जाता है। जितना भी सॉलिड मैटर होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी, और जितना भी लिक्विड वाला मैटर होगा वो सारा का सारा ऊपर रह जाएगा, है ना। लिक्विड वाला ऊपर, सॉलिड वाला मैटर नीचे। तो सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि सॉलिड जो चीज़ होगी वो लिक्विड वाली चीज़ से अलग हो जाएगी। किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि सॉलिड वाली, या ग्रेविटी बोल सकते हो या आप सिंपली इसकी इसकी डेंसिटी बोल सकते हो कि इसकी थोड़ी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, अब जो ये यहाँ पर सेडिमेंट नीचे जो यहाँ पर ये सेडिमेंट बना स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है स्लज। इसे कहा जाता है स्लज। अब स्लज को सेपरेट कर दिया जाएगा और ये जो ऊपर हमारे पास लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है इसे कहा जाता है एफ्लुएंट। नीचे हो गया स्लज, ऊपर आ गया एफ्लुएंट। तो सेडिमेंटेशन से देखिए कैसे ग्रेविटी की वजह से ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ नीचे बैठ जाती है, ऊपर लो डेंसिटी वाली चीज़ रह गई, लिक्विड वाला पार्ट आ गया एफ्लुएंट, जबकि सॉलिड वाला पार्ट आ गया स्लज का पार्ट। अगर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या हो जाता है, अब वही एफ्लुएंट,
वही एफ्लुएंट जो हमारे पास सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में आया हुआ था, उसी एफ्लुएंट के अंदर उसी एफ्लुएंट को एरिएशन टैंक के अंदर डाला जाता है, जहाँ पर इफ्लुएंट जो भी आपको वो लिक्विड वाला पार्ट है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले जाते हैं। कौन से वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म? एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हुए ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे सीवेज ट्रीटमेंट का एक पार्ट। किया ना इन्होंने भी सीवेज को ट्रीट करने में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन। तो बेसिकली एफ्लुएंट में डाले जाते हैं एरोबिक माइक्रोब्स जो वहां पर ग्रो करना शुरू करते हैं। अब ये जितने तेजी से ग्रो होंगे, देखो एरोबिक माइक्रोब्स है तो इन्हें क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन ये इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसका मतलब इनकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा हो रही होगी। ज़रा आप बता सकते हैं कि इनकी ग्रोथ तेज़ी से क्यों होगी? यस एग्जैक्टली, एरोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं। तो जितना ज़्यादा इनको खाना मिलेगा यानी कि ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, उतना ज़्यादा इनका नंबर बढ़ेगा, और इनका जितना ज़्यादा नंबर बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ मैंने आपको ये डायग्रामेटिकली बताया हुआ है कि कैसे पहले सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद चीज़ें सॉलिड वाली नीचे बैठ जाती हैं, फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी, फिर स्लज नीचे आ जाता है, एंड देन एरिएशन टैंक आ जाता है, सेकेंडरी क्लैरिफिकेशन होगी, फिर उसके बाद जाके टेरिशरी प्रोसेस भी आता है जहाँ पर डायरेक्टली कुछ क्लोरीन या यूवी लाइट्स का इस्तेमाल कर दिया जाता है और वाटर को बिल्कुल क्लीन बना दिया जाता है। ठीक है, अब इसी जब सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहा जाता है BOD। BOD का मतलब हो गया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब कि उन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है वहाँ पर एरिएशन टैंक में, उन्हें कितना ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सके, ताकि उसको वो ख़त्म कर सके। अब ख़त्म करेंगे तभी तो पानी के अंदर से वो ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म होगा ना, क्योंकि वो तो एक पॉल्यूटिंग सब्सटेंस है आपके पानी के लिए। ठीक है, तो कितना ज़्यादा ऑक्सीजन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को चाहिए जो कि उस पानी को ट्रीट करने में लगे हुए हैं, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसे ही कहा जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन की डिमांड, किसकी डिमांड, लेकिन कौन कर रहा है ये डिमांड? एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। जरा दिमाग में सोचिए कि अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, अगर ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर ज़्यादा होगा तो क्या पानी का पोल्यूशन ज़्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, तो उसका पोल्यूटिंग पोटेंशियल भी तो ज़्यादा ही होगा ना। और जितनी तेज़ी से BOD का लेवल बढ़ेगा, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का लेवल बढ़ेगा स्टूडेंट, उतनी ही तेज़ी मतलब उतना ही ज़्यादा तो पोल्यूटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट है ना, मतलब ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है ना, जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए आए हुए हैं कौन से वाले ऑर्गेनिज्म? एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके अलावा फर्दर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो भी आपके पास सेकेंडरी एफ्लुएंट को बाद में सेटलिंग टैंक में पास किया जाता है, सेटलिंग टैंक में, और उस सेटलिंग टैंक में अलग से स्लज फिर से अलग हो जाता है और फिर उसके ऊपर डाला जाता है एनारोबिक स्लज बैक्टीरिया, जो उस एनारोबिक स्लज को मतलब अब वो स्लज को उस स्लज को वो डिकम्पोज तो करेंगे लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि बैक्टीरिया का नाम है एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ऑब्वियसली अब जो भी पानी के अंदर पोल्यूटेंट बच गया है उसे वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ख़त्म करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज ट्रीटमेंट में भी काम कर रहे हैं, एरोबिक माइक्रोब्स भी और एनारोबिक माइक्रोब्स भी। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिमाग में याद रखना है स्टूडेंट्स, वो है BOD वाला पार्ट, कि BOD और वाटर पोल्यूशन का आपस में क्या रिलेशन है, या BOD का लेवल का राइज होना और एरोबिक बैक्टीरिया की डिमांड का बढ़ना, क्या ये वाटर पोल्यूशन कॉज होने का एक इंडिकेशन है या फिर ये वाटर की क्लीनलीनेस के बारे में आपको बता रहा है।
ओके, तो अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपके पास आता है। बायोगैस का तो नाम आपने सुना ही होगा। बायोगैस जिसे कहा जाता है फ्यूल गैस, या इसे ही कहा जाता है गोबर गैस भी। इस बायोगैस, फ्यूल गैस, या इसे कहा जाता है गोबर गैस, इसकी भी प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही काम में आते हैं। तो बेसिकली होता कुछ ऐसा है कि गैसेस का मिक्सचर, ये जो बायोगैस होती है ना, बायोगैस ये कोई एक गैस नहीं है स्टूडेंट्स, ये गैसेस का मिक्सचर है। इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है मीथेन, नंबर 2 पे कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़ा कम अमाउंट में इसमें हाइड्रोजन भी पाया जाता है। ठीक है, बायोगैस एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल है। अब सोचिए, अगर ये रिन्यूएबल है तो इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई एनवायरमेंटल हैजर्ड भी नहीं है, क्योंकि ना ये रिलीज करती है धुआं, ना ही बचता है इसका कोई रेजिड्यू। देखो अभी आप फर्दर देखोगे डायग्राम में कि इसका रेजिड्यू तो बचता है, लेकिन वो रेजिड्यू भी मैन्योर का काम करता है, खाद का काम करता है, और इसकी हाई हीटिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, और क्या चाहिए, हाई हीटिंग कैपेसिटी ही तो चाहिए हमें। अब बायोगैस को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है स्टूडेंट्स, दैट इज बायोमास। बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए बायोमास। और बायोमास का मतलब क्या है? बायोमास का मतलब है प्लांट्स और एनिमल का वेस्ट, प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स, यानी कि अब ये डायरेक्टली तो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होंगे, इनका वेस्ट ही इस्तेमाल करेंगे ना हम। तो बेसिकली होता कुछ ऐसा है कि बायोमास, ठीक है, बायोमास से गोबर गैस या बायोगैस बनाने के लिए इस बायोमास को डिकम्पोज किया जाता है। अब डिकम्पोज भी किया जाता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो बताइए ज़रा कौन से वाले बैक्टीरियाज यहाँ पे इस्तेमाल होंगे? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑब्वियसली एनारोबिक बैक्टीरियाज इस्तेमाल होंगे, है ना। तो बायोमास में एनारोबिक बैक्टीरियाज का इस्तेमाल करते हुए गैस की प्रोडक्शन, बहुत सिंपल सा प्रोसेस और बन गई बायोगैस। इसे तो काफ़ी सारे लोग अपने डोमेस्टिक वाले एरियाज में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्या रीज़न है कि इसे गोबर गैस कहा जाता है? ठीक है, इसे गोबर गैस स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसे गोबर गैस कहा जाता है। अभी आपका ये पॉइंट भी क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले कुछ और पॉइंट्स के ऊपर नज़र डाल देते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं। बायोमास से बायोगैस बनाने के लिए हमें चाहिए मिथेनोजन, क्योंकि मिथेनोजन होगा तभी तो मीथेन बनेगा, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तभी तो हाइड्रोजन बनेगा। अब मिथेनोजन जो होता है वो एनारोबिक बैक्टीरिया बना पाएंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया मिथेनोजन से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये सारी की सारी चीज़ें कौन बनाने में मदद कराएंगे? एनारोबिक बैक्टीरियाज। इनफैक्ट जो मिथेनोजन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये एनारोबिक स्लज में ग्रो करते हैं। एनारोबिक स्लज क्या हो गया स्टूडेंट्स? एनारोबिक स्लज का मतलब स्लज आ गया वही वेस्ट। उसी वेस्ट के अंदर जब आप एनारोबिक बैक्टीरियाज को डालोगे तो आपके पास वही मिथेनोजन एनारोबिक स्लज में प्रोड्यूस होते हैं। और ये बताएंगे आप जरा, वही वेस्ट स्टूडेंट, उसी वेस्ट के बारे में बात कर रही हूँ जो वेस्ट तैयार हुआ था अभी सीवेज ट्रीटमेंट के लास्ट में। ये देखिए एनारोबिक स्लज, एनारोबिक स्लज के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी कि एनारोबिक स्लज को ट्रीट करने के लिए बाद में कौन से वाले बैक्टीरियाज आ जाते हैं? एनारोबिक स्लज बैक्टीरियाज। तो यहाँ पर मिथेनोजन से मीथेन बनाने के लिए एनारोबिक बैक्टीरियाज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ग्रो करते हैं, जो कि कहाँ पर ग्रो करते हैं? एनारोबिक स्लज में। ठीक है, अब मिथेनोजन से बनेगी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2, मतलब कि आपकी बायोगैस या गोबर गैस। ये मिथेनोजन नाम का केमिकल जो होता है ना, ये कैटल्स के स्टोमक में प्रेजेंट होता है। अब स्टोमक ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो अगर ये स्टोमक में प्रेजेंट होता है तो कैटल्स के गोबर में, मतलब कि उनके एक्सक्रीटा में भी तो ये प्रेजेंट ही होगा ना स्टूडेंट्स। तो वहीं पे उसी गोबर के अंदर भी पाया जाता है मिथेनोजन। ठीक है, तो
अब ये बायोगैस, बायोगैस को बनाना है बायोमास से। अब बायोमास से बायोगैस तो बनाएंगे, लेकिन उसके लिए कोई हमारे पास एक एक प्लांट भी तो होना चाहिए, जिसे कहा जाता है बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक तरफ से डाला जाता है यहाँ पे वेस्ट वाटर फीड। वेस्ट वाटर में पानी भी डाला जाएगा और पानी के साथ गोबर भी डाला जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्स करके कहाँ पर डाला जाएगा, यहाँ पर वेस्ट वाटर फीड में, इस वाले सेगमेंट में डाला जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, होता कुछ ऐसा है कि सबसे पहले वेस्ट वाटर फीड, मैंने क्या कहा, यहाँ पे क्या किया जाएगा, पानी भी जाएगा और पानी के साथ गोबर भी जाएगा, मतलब डंग भी जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर इस वाले चैम्बर में होंगी मिक्स। अब मिक्स होंगी, मिक्स होने के लिए इस वाले सेगमेंट को कहा जाता है मिक्सिंग टैंक। मिक्सिंग टैंक से ये सिंपली इस वाले कंपोनेंट में जाएंगी और इस वाली कंपोनेंट के अंदर प्रेजेंट होगा मिथेनोजन। मिथेनोजन यानी कि यहाँ पर जो काम करेंगे वो कौन करेंगे, एनारोबिक बैक्टीरियाज। अब एनारोबिक बैक्टीरियाज ही तो यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरफ से भी बंद है, इस तरफ से भी बंद है, ये कहीं रिलीज ही नहीं हो सकते, बिल्कुल बंद है, ऑक्सीजन आने का कोई चांस नहीं है। तो एनारोबिक बैक्टीरियाज क्या करेंगे, इस गोबर में से जो मिथेनोजन आया हुआ है उससे प्रोड्यूस कराएंगे गैसेस। अब वो गैस, अब जितनी भी ये देखिए फिर से थोड़ा वो डायग्राम वॉज नॉट दैट मच क्लियर। यहाँ से हमने सारा मटेरियल डाला मिक्सिंग टैंक में, यहाँ से आया पहुँचा डाइजेस्टर में, डाइजेस्टर में मिथेनोजन जो है वो मीथेन गैसेस वगैरह प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब एनारोबिक बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करेंगे। अब गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं तो वो यहाँ से जाएंगी। अब गैसेस के अलावा कितना सारा वेस्ट बचा होगा जिसे बोला जाता है स्लज। वो स्लज जो है वो सारा का सारा यहाँ पर जाएगा और उसको डायरेक्टली हम एज अ मैन्योर इस्तेमाल करते हैं। तो कहा था ना मैंने कि बायोगैस के प्रोडक्शन में कोई भी रेजिड्यू प्रोड्यूस नहीं होता, सारी की सारी यहाँ पर जो चीज़ें बन रही हैं वो काम की ही है। और ये जो यहाँ पर स्लरी बना ना स्टूडेंट्स, ये जो मैन्योर या जिसे कहा जाता है स्लरी, ये जो स्लरी बना ये बहुत ही एक्सीलेंट मैन्योर होता है, ओके। लेकिन इसी बायोगैस के कुछ आपको डिसएडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। हाई लेवल में तो नहीं है ये डिसएडवांटेजेस, लेकिन मतलब एनवायरनमेंट के रिलेटेड तो ये हैजर्ड्स नहीं है, लेकिन कुछ तो हैजर्ड्स होंगे इसके। देख लेते हैं क्या क्या हैजर्ड्स हैं ये। तो इसके डिसएडवांटेजेस कुछ ऐसे हैं कि इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं काफ़ी सारी कॉन्टेमिनेटेड गैसेस भी, और वो कॉन्टेमिनेटेड गैसेस जो होती है वो मेटल्स के पार्ट को करोड कर सकती है, जंग लगा सकती है। इसके अलावा ये जो रॉ मटेरियल होता है काऊ डंग से ही बनेगी ना, है ना, बायोगैस बनाएं तो काऊ डंग ही चाहिए। और ये क्या हर एक के लिए इजीली अवेलेबल है? ऑब्वियसली नो, तो ये थोड़ा मुश्किल भी है। और इसकी एफिशिएंसी जो होती है ना स्टूडेंट्स, लार्ज स्केल पे वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और ये आगे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस, अदरवाइज अगर आप ओवरऑल देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल फ्यूल है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स का मतलब देखिए, अमूमन होता ऐसा है कि जब भी हमारे खेतों में कुछ भी अनवांटेड प्लांट्स आ रहे हैं, अनवांटेड पेस्ट आ रहे हैं, या कोई इंसेक्ट्स अनवांटेड आ रहे हैं, तो या तो हम इंसेक्टिसाइड्स डाल देते हैं, या तो हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं, या तो हम वीडिसाइड्स डालते हैं, है ना। तो ये सारे बेसिकली केमिकल से ही बने होते हैं और ये केमिकल्स इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, और इनका हमारे एनवायरनमेंट, और ये ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं होते, क्योंकि ये वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, है ना। तो इनकी जगह पे, इनके ऑल्टरनेटिव जगह पे हम बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स का मतलब कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करें कि जो उन दूसरे इंसेक्ट्स को, जो हमारी प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहा है, उसी के साथ फाइट करें। इसमें हम
इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इसमें हम पढ़ते हैं पैथोजेंस, पैरासिटॉइड्स, प्रीडेटर्स और हार्बिवोर्स। प्रीडेटर्स में आ गया, जैसे देखो एफिड्स जो होती हैं, ये एफिड्स ग्रीन से ये हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती हैं। तो डायरेक्टली अगर लेडी बग वहाँ पर प्रेजेंट होगा तो वो डायरेक्टली इसे खा लेगा। अब इस इंसेक्ट को मारने के लिए हमने इंसेक्टिसाइड नहीं डाला, इनफैक्ट किसी हमने प्रीडेटर का ही, शिकारी का ही इस्तेमाल करवाया, है ना। तो इसी तरीके से आपके पास काफ़ी सारी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाई जो खाती है मॉस्किटोज, कैट्स रैट्स खा लेगी, या सेंटीपीड, स्पाइडर्स एंड सो ऑन। ये भी किसी दूसरे इंसेक्ट्स को खाने में मदद करते हैं। पैरासिटाइड्स आगे ऐसे इंसेक्ट्स जो हमारे प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उनको जरूर नुकसान पहुंचाएंगे जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो पैरासाइट्स में आपके पास आ जाती है जैसे एफाइडियस कोलिमैनी या एनकैरसिया फॉर्मोसा, जिसका होस्ट होता है वाइट फ्लाई। ये देखो, ये जो है ये वाइट फ्लाई को अपना होस्ट बनाती है, इसी की बॉडी में अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट कराती है, और बाद में ये जो वाइट कलर की फ्लाई हमारी प्लांट को डैमेज करेगी ना, इसी का खात्मा कर देती है। तो हुआ ना एक ये स्टूडेंट्स हमारे लिए बायो कंट्रोल एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो कुछ इंसेक्ट्स को किल करने में मदद कराते हैं, कुछ फंजाई आ जाते हैं, कुछ वायरसेस आ जाते हैं। अब बैक्टीरियाज में एक बीटी कॉटन के ऊपर बैसिलस थुरिंजियनिस थुरिंजियंसिस नाम का एक फंबल हो जाती है टंग ऐसे वाले वर्ड्स को लेते हुए। तो बैसिलस थुरिंजियंसिस दैट इज बीटी, सिंपली आप इसका नाम याद रखना बीटी। इसको इस्तेमाल किया जाता है कॉटन में, ताकि कॉटन में कोई कीड़ा वगैरह ना लगे, ठीक है। तो वायरसेस में आपके पास काफ़ी सारे हैं वायरसेस, जैसे कि बैक्यूलो वायरसेस। ये तो सबसे बेस्ट वायरस माना जाता है क्योंकि ये प्लांट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन उसके बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया वहाँ पे नुकसान पहुंचाएगा ना, उसका बिल्कुल खात्मा कर देता है। इसके अलावा भी आपके पास यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट टॉपिक, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इसका है भाई माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। खाद की जगह पे डायरेक्टली आप बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करो, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, खास करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करो। तो होगा कुछ ऐसा कि इससे हमारी फर्टिलिटी बढ़ेगी, फसलों की पैदावार बढ़ेगी और फसलें हेल्दी भी होंगी। क्योंकि जब कभी हम फसलों में फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना, केमिकल्स, तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट हमारी फसलों के अंदर, हमारी सब्जी, फ्रूट, क्रॉप्स, इनके अंदर रह ही जाता है, और जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो उसका कोई ना कोई हेल्थ हैजर्ड तो हमें देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के। ये सॉइल की इनफर्टिलिटी को बढ़ा देता है, पीएच लेवल को इम्बैलेंस कर देता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर देता है। इसके ऑल्टरनेट में हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स कुछ बैक्टीरियाज को, जैसे कि आपने नाम सुना होगा राइजोबियम बैक्टीरिया का, राइजोबियम जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो राइजोबियम इस इमेज में आपको देखने को मिल रहा है। राइजोबियम क्या करता है? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कराता है प्लांट के रूट में, ओके। ऐसा ही एक और बैक्टीरिया भी है जिसे कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। ये भी नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कराता है, खास करके पानी वाले जो वाटर के अंदर प्लांट्स होते हैं ना, मतलब कि एक्वेटिक प्लांट्स को नाइट्रोजन या नाइट्रेट को सप्लाई कराने में मदद कराता है स्टूडेंट्स आपके पास साइनोबैक्टीरिया। और माइकोराइजा के बारे में अगर बात की जाए तो माइकोराइजा बेसिकली क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, ये हमारी सॉइल से फॉस्फोरस को प्लांट के रूट्स तक पहुंचाते हैं। ये किस्म का फंगस होता है। तो ये माइकोराइजा आ गया आपके प्लांट्स और फंगस का ऐसा रिलेशन, जहां पर फंगस देगा उसे फॉस्फोरस और प्लांट देगा उसे फूड एंड शेल्टर। तो ये सारे के सारे, ये तीनों के तीनों ऐसे तरीके हैं राइजोबियम, माइकोराइजो, साइनोबैक्टीरिया वाला, जहाँ पर बैक्टीरिया जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इन्हें बायो फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।